यू से तो एनर्जी डेंसिटी जिसका सिंबल है स्मॉल यू, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में उसने स्मॉल यू भी यूज किया है, स्मॉल स्मॉल यू बी, ये भी लिख सकते हैं आप। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अपने को डिराइव करने का एकदम सिंपल है। एनर्जी डेंसिटी बोलते किसको है सर? एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करना है। आपको मैं बोलूँगा अपनी डेंसिटी निकालो, आप कैसे निकालोगे? अपने मास को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। सेम ऐसी एनर्जी डेंसिटी कैसे निकाली जाती है? जितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो रही है उसको कॉइल के वॉल्यूम से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है बोल? वॉल्यूम से। तो लेट अस डू, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एग्जांपल के लिए एक सॉलिनॉइड का केस ले रहे हैं। फॉर अ सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड बोले तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एरिया है समझ ए। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना बेटा? ए। और लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड इज एल। सॉलिनॉइड का लेंथ कितना बेटा? एल है। तो एक सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। एक बात और हम लोग जानते हैं कि सॉलिनॉइड हो या कुछ भी हो, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? देख, एनर्जी स्टोर कैपिटल यू क्या रहता है? हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। क्या रहता है बोल? हाफ एल इंटू आई स्क्वायर। अब एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालोगे? एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यूबी कैसे निकालेंगे? एनर्जी को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से। किससे डिवाइड करेंगे बोल? वॉल्यूम से। तो एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू रख दे हाफ एल इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना रहेगा? तो ये ना सॉलिनॉइड दिखने में सिलेंडर की तरह दिखता है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? बेस का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट। तो क्या आएगा? ए इंटू एल। तो वॉल्यूम की जगह पर क्या आएगा बोल? ए इंटू एल। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज यू बी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर इंटू 1 बाई ए इंटू एल। क्या किया समझा? ये ए इंटू एल बाय 1 को ऊपर लेके गया तो 1 बाई ए इंटू एल। अब एक सॉलिनॉइड के लिए, एक सॉलिनॉइड के लिए कैपिटल एल का अपने पास फॉर्मूला है। देखो क्या होता है कैपिटल एल का फॉर्मूला? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। मिला हो? ठीक है ना? तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्या बनेगा बोल? यू बी इज इक्वल्स टू, यू बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एल की जगह पर आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए आई स्क्वायर 1 बाय ए एल। क्या क्या कैंसिल हो रहे थे? ए से ए कैंसिल, स्मॉल एल से स्मॉल एल कैंसिल। क्या बच गया बेटा? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। अभी तक ये फॉर्मूला यूज किया कहीं पे भी? अब यूज करते हैं। अच्छे तक करंट को कैपिटल आई से दिखा रहे थे, यहाँ भी कैपिटल आई ले लो। अब यूज करते हैं फॉर्मूला। इधर सर इधर आई दिख रहा है, एन दिख रहा है, म्यू नॉट भी दिख रहा है, सब ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं, इसमें 2 पे स्क्वायर है, 1 पे स्क्वायर नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ तीसरे पे भी स्क्वायर लेके आता हूँ। इधर कैसे है सब लोग ध्यान से देखना। हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ? म्यू नॉट। तो जब नीचे म्यू नॉट मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर पहले से एक म्यू नॉट है, दूसरा वाला म्यू नॉट आएगा। म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट क्या हो जाएगा? म्यू नॉट से। देखना ये म्यू नॉट से स्क्वायर कैंसिल ना, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है। अलग अलग लिखने की जगह एक साथ भी तो लिख सकते हैं ना। तो यू बी क्या आएगा देख? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई द होल स्क्वायर। चलेगा? म्यू नॉट एन आई, दो तीनों पे स्क्वायर था, मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या बचा? 2 इंटू म्यू नॉट। नीचे क्या बचा बोल? 2 इंटू म्यू नॉट। अब देख व्हाट इज दिस म्यू नॉट एन इंटू आई? म्यू नॉट एन इंटू आई क्या है? बी है ना बेटा, तो उसके यहाँ पर क्या जाएगा बोल? बी। तो यू बी इज इक्वल्स टू बी बाय 2 म्यू नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी। किसका फॉर्मूला बेटा ये? एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होती है उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय ट्वाइस द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक नया फॉर्मूला मिल गया आपको। एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 म्यू नॉट। बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है? तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो निकालना है। ध्यान से सुन, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है वो निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर। लेकिन अगर एनर्जी डेंसिटी निकालना है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जो एनर्जी डेंसिटी दिख रही है आपको, एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब क्या है बोल? एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है बेटा, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट बोले तो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एक फॉर्मूला और आपको मिल गया, ठीक है, यही वो डेरिवेशन खत्म, फिनिश। सबको एकदम अच्छे से समझी। उसके बाजू में एक न्यूमेरिकल दिया, देखो वो भी करते हैं। 12 पॉइंट कितना है रे, 8। 12.8 में क्या बोला है देखो सब लोग, कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल। एक कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल मतलब एक केबल है जिसमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आप बना सकते हो, मतलब अंदर एक सर्कुलर पार्ट है, बाहर एक सर्कुलर पार्ट है। तो देख ऐसा कुछ दिखेगा वो केबल। तो ऐसा एक कोएक्सियल केबल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है मुझे। क्या निकालना है बोल, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। अब केबल के बारे में क्या क्या दिया देखो, कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कोएक्सियल केबल ऑफ लेंथ एल। लेंथ कितना बेटा इसका, एल। सो द लेंथ ऑफ द केबल इज एल, लेंथ ऑफ द केबल इज एल, लेंथ एल एंड कैरिंग अ करंट आई। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, आई। कैसे फ्लो कर रहा है वो देखो, द करंट फ्लोज डाउन द इनर सिलेंडर विथ रेडियस ए एंड फ्लोज आउट ऑफ द आउटर सिलेंडर विथ रेडियस बी। अंदर का जो सिलेंडर है, अंदर का जो सिलेंडर है इसका रेडियस ए है, और बाहर का जो सिलेंडर है इसका रेडियस बी है। अंदर के सिलेंडर का रेडियस है ए, बाहर के सिलेंडर का रेडियस है बी, और अंदर के सिलेंडर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर के सिलेंडर में करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ से फ्रंट व्यू बनाते, यहाँ से फ्रंट व्यू बनाते हैं, ठीक है। देख कैसा बनेगा, ये बाहर का सिलेंडर, ये अंदर का सिलेंडर, अंदर के सिलेंडर का रेडियस ए, बाहर के सिलेंडर का रेडियस बी। अंदर वाले सिलेंडर में करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है आई, और बाहर वाले सिलेंडर में करंट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है आई। तो आपने क्या करना है, इस सिलेंडर का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सिलेंडर। सबको एकदम अच्छे से समझा। अब देखो इस सिलेंडर में सेंटर से लेकर आखिरी पॉइंट तक, सेंटर से लेकर आखिरी पॉइंट तक करंट का इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एनर्जी स्टोर, ये सब तो चेंज होगा, पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी। एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी बेटा, यूनिफॉर्म। जैसे आप अगर अपनी बॉडी को लो तो आपकी बॉडी पे अलग अलग पॉइंट के ऊपर आपका मास और वॉल्यूम अलग अलग रहेगा, लेकिन ओवरऑल आपकी बॉडी की डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं इसका डेंसिटी जो एनर्जी डेंसिटी वो क्या बेटा, यूनिफॉर्म। तो एनर्जी डेंसिटी की हेल्प लेने वाले हम लोग, एनर्जी डेंसिटी की क्या लेंगे इधर पे, हेल्प। लेकिन उसको करने से पहले सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सेंटर से एंड पॉइंट तक पूरा करने से पहले बीच में कहीं तो भी एक पतला सा सिलेंड्रिकल शेल इमेजिन करो, डी आर थिकनेस का। तो इधर देखो मैंने यहाँ पर ऐसा डी आर थिकनेस का एक सिलेंड्रिकल शेल इमेजिन किया। थिकनेस कितना बेटा इसका, डी आर। ऐसा एक क्वेश्चन ना हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं, क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा डी आर थिकनेस का एक शेल मैंने इमेजिन किया यहाँ पर, ठीक है ना। और ये जो शेल है ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है बोल, आर। और ये खाली सामने नहीं दिखेगा आपको, ये पूरा ऐसा शेल इमेजिन करो अंदर सिलेंडर, ये अंदर भी तो जाएगा ना ऐसा, मतलब पूरे सिलेंडर में से ऐसा शेल काट के ऐसा निकाल लिया मैंने बाहर से, ठीक है ना। तो कंसीडर अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ थिकनेस डी आर, कंसीडर अ cylindrical shell of thickness dr at a distance of r from center। तो सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक सिलेंड्रिकल शेल को इमेजिन किया, ठीक है ना। इसकी एनर्जी क्या रहेगी बोलो, एनर्जी स्टोर्ड विल बी, अब छोटा सा शेल है तो इसकी एनर्जी भी छोटी रहेगी ना, पूरी एनर्जी तो रहेगी नहीं। क्या रहेगी बोलो, डी यू, यू नहीं रहेगी, क्या रहेगी, डी यू। क्या रहेगी, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। या फिर एनर्जी मत निकालो, एनर्जी लास्ट में यूज करेंगे, पहले निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्या निकालते हैं बोल, सर मैग्नेटिक फील्ड क्यों निकालो, वाई आर वी कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था यहाँ पे हम लोग एनर्जी डेंसिटी की हेल्प लेने वाले। एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में अपने को क्या लगता है, मैग्नेटिक फील्ड लगता है ना, तो यू विल नीड मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इस शेल के किसी भी पॉइंट पर, समझो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी वो निकालते हैं। एक करंट है, दो करंट है, दो करंट है, दिख रहा है किधर किधर। तो जब एक सिंगल करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग बायो-सावर्ट लॉ यूज करते थे, याद है। और दो करंट है तो कौन सा लॉ यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ। याद करो एम्पियर्स लॉ। इधर एक लूप इमेजिन करेंगे, क्या बोलते हैं इस लूप को, एम्पेरियन लूप, याद है।
तो अकॉर्डिंग टू, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से लिखेंगे हम लोग क्योंकि एम्पियर्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे बताओ? क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, आई इनसाइड, आई इनसाइड मतलब लूप के अंदर आने वाला करंट, ठीक है ना। ये बी डॉट डी एस को हटाओगे तो क्या आएगा बोल? बी डी एस कॉस थीटा, म्यू नॉट आई इनसाइड, लूप के अंदर कौन सा करंट आ रहा है? एक ही करंट आ रहा है ना, दो करंट आ रहे क्या बेटा? एक ही करंट आ रहा है आई, तो आई इनसाइड की जगह पे सिर्फ आई रहेगा। अगर लूप यहाँ पर लेते तब दोनों करंट आते, और एक बाहर जा रहा है एक अंदर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, एक प्लस में लेते और एक माइनस में लेते ना। लेकिन लूप यहाँ पर है शेल की जगह पे, तो सिर्फ अंदर वाला करंट आपको लेना है आई। थीटा किसके बीच का एंगल देगा? बी और डी एस। ये देख ऐसा बना है ना एम्पेरियन लूप, एम्पेरियन लूप ऐसा बना है। करंट इधर कैसे जा रहा है बेटा? करंट कैसे जा रहा है? अंदर, करंट अंदर जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, फिंगर देख ऐसा कर्ल हो रहा है, तो ऐसा टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और डीएस समझो, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया डीएस, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया डीएस, तो जो डीएस है इसको भी जब आप बनाओगे तो ये भी तो टेंजेंशियल ही आएगा ना। तो दोनों एक दूसरे को कैसे बेटा? पैरेलल है, बी और डीएस पैरेलल है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बोल? 1, थीटा 0 हो जाएगा ना। तो क्या बचा? क्लोज लूप इंटीग्रेशन बी डी एस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इंटू आई। बताओ डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डीएस ये सेगमेंट है, इसको इंटीग्रेट करोगे पूरा सर्कमफेरेंस बनेगा ना। कितना रहेगा सर्कमफेरेंस? 2 पाई स्मॉल आर, तो डीएस का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई फिर? बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई यहाँ से म्यू नॉट आई, ये 2 पाई आर उधर चले गए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। तो जो सिलेंड्रिकल शेल मैंने इमेजिन किया था, जो सिलेंड्रिकल शेल मैंने इमेजिन किया था, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आएगी देख, एनर्जी डेंसिटी क्या रहेगी बोल? एनर्जी डेंसिटी यू बी इज इक्वल्स टू, क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला? वी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, ठीक है ना। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, बी स्क्वायर 1 बाय 2 म्यू नॉट, चलेगा। 2 म्यू नॉट को बाजू में खिसका दिया, बी की जगह उसकी वैल्यू रख, व्हाट इज बी? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, बी पे स्क्वायर है तो इसमें भी क्या आएगा? स्क्वायर, 1 बाय 2 म्यू नॉट, स्क्वायर कर, म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 1 बाय 2 इंटू म्यू नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, क्या कैंसिल हो रहा है बेटा? म्यू नॉट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा फिर? यू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 4 टू जा 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ये आ गई मेरे को एनर्जी डेंसिटी, ये क्या आ गई बोल? एनर्जी डेंसिटी। पर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो दिस यूबी विल बी एनर्जी ऑफ द शेल, ये जो शेल है ना, एनर्जी ऑफ शेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शेल। एनर्जी ऑफ द शेल को मैं ले लेता हूँ डी यू, छोटा वाला यू, छोटी एनर्जी रहेगी ना, डी यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अब भी बताया था ना, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। सीधे इधर लिख लो, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। मुझे बताना इस शेल का एरिया कितना रहेगा? इसको कट करोगे, ऐसा खोलोगे, है ना, ये थिकनेस है डी आर, ये पूरा लेंथ सर्कमफेरेंस के बराबर रहेगा 2 पाई आर, तो एरिया क्या आएगा बेटा? 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यू बी विल बी डी यू इंटू एरिया की जगह आएगा 2 पाई आर डी आर इंटू एल। तो यहां से डी यू क्या हो जाएगा बोल? डी यू क्या हो जाएगा? यू बी 2 पाई आर डी आर एल। यू बी की वैल्यू है ना, पुट कर दो, तो डी यू विल बी, यू बी हाउ मच इज यू बी? म्यू नॉट आई स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर एल। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, क्या कैंसिल हो रहा है देख, इधर पे आर है इधर पे स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। इधर पे पाई है इधर पे स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है, कैंसिल होके 4 आए। तो डी यू कितना बचा बोल? डी यू कितना बचा? म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डी आर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर, ठीक है। तो ये मेरे को एनर्जी मिली है, किसकी एनर्जी मिली है? किसकी एनर्जी मिली है? इस छोटे से शेल की। तो टोटल एनर्जी ऑफ द केबल क्या रहेगी बोल? टोटल एनर्जी ऑफ केबल क्या रहेगी बोल ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, इंटीग्रेटिंग दिस डी यू, इंटीग्रेटिंग दिस डी यू, रखो डी यू की वैल्यू,
u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू कितना बेटा म्यू नॉट आई स्क्वायर एल, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर डी आर, 4 पाई आर डी आर। इधर वेरिएबल कौन है देख, आर है, वेरिएबल कौन है आर। आर की वैल्यू अंदर वाले केबल के लिए कितना है ए, जीरो मत बोलना, केबल यहां से चालू हो रहा है अंदर का, अंदर वाले केबल के लिए रेडियस कितना है ए और बाहर वाले केबल के लिए बी, तो इसकी लोअर लिमिट ए लेंगे और अपर लिमिट क्या लेंगे बी। जो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, करंट दोनों से सेम बह रहा है तो आई स्क्वायर भी बाहर आ गया, लेंथ ऑफ द केबल भी फिक्स है बाहर आ गया, 4 पाई भी कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या बचा ए टू बी 1 बाय आर डी आर। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो 1 बाय आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा बोल लॉग आर, म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय 4 पाई लॉग ऑफ आर, लोअर लिमिट जीरो, सॉरी लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, वैल्यू पुट करो म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बाय 4 पाई लॉग आर की जगह बी आ जाएगा माइनस लॉग आर की जगह ए आ जाएगा, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या आएगा बोल, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है लॉग बी बाय ए। जब दो वैल्यू माइनस हो रही लॉग के साथ तो लॉग को एक बार लिख के इन दोनों वैल्यू को किस में लिख सकते हैं डिवीजन में, तो ये मेरे को टोटल एनर्जी आई, पर सर टोटल एनर्जी निकालनी नहीं थी, निकालनी थी एल। अब कहाँ घूम रहे हो, जबरदस्ती नहीं घूम रहा हो, इधर ध्यान से देखना बेटा। यू का फॉर्मूला क्या था हाफ एल आई स्क्वायर, इसको इस फॉर्मेट में लाके कंपेयर कर दो, एल की जगह पे जो आएगा वो एल का फॉर्मूला रहेगा, तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए मेरे को हाफ भी चाहिए आई भी चाहिए, इधर मेरे पास दोनों है, ध्यान से देखना ध्यान से देखना। u इज इक्वल्स टू 1/2, ये 4 दिख रहा है, इसमें से 2 बाहर निकाल लियो, ठीक है ना, और ये आई स्क्वायर दिख रहा है, इसको भी बाहर निकाल लियो, तो 2 में से 4 को बाहर निकाल लियो और यहाँ से आई स्क्वायर को बाहर निकाल लियो, अंदर बचा क्या फिर म्यू नॉट आई स्क्वायर आएगा क्या बाहर चले गया वो एल है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई आएगा क्या, 2 बाहर गया तो 2 पाई बचा ना, लॉग ऑफ b बाय a, कंपेयरिंग विथ u इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना u का, कंपेयर करो जरा इसको, u की जगह पर u, हाफ की जगह पर हाफ, आई स्क्वायर की जगह पर आई स्क्वायर, l की जगह पर क्या है ये पूरा ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l, म्यू नॉट l बाय 2 पाई log टू द बेस e b बाय a, दिस इज द आंसर। तो ये एक न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, ठीक है ना, आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, चांसेस कम है आने के वैसे तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल, लेकिन अगर आया पूछा तो 4 मार्क्स के लिए पूछे। हाँ ये डेरिवेशन 2-3 मार्क्स के लिए आ सकती है एनर्जी डेंसिटी की, समझा, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया था वो भी यहाँ पे लिख दिया, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था, उसको सॉल्व किया, समझ रहे। एक चीज और जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये देखो हम लोग 10th से सीखते हुए आ रहे हैं, 11th में भी हमने सीखा, 12th में भी मैंने आपको बताया, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है R1 R2, इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं R1 प्लस R2, और जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होता है यानी दोनों से अलग अलग करंट जाएगा, तब टोटल रेजिस्टेंस क्या आता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, सेम यही फॉर्मूला इंडक्टर के लिए भी यूज होता है, सेम यही फॉर्मूला, और कैपेसिटर के लिए सेम फॉर्मूला नहीं यूज होता है, कैपेसिटर के लिए उल्टा था, याद है, अगर दो कैपेसिटर सीरीज में रहते तो ये वाला फॉर्मूला यूज, 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और पैरेलल में रहते तो ये वाला फॉर्मूला यूज, तो कैपेसिटर के लिए अलग है रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए सेम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडक्टर इन सीरीज, इंडक्टर इन सीरीज मतलब क्या है सर, इंडक्टर इन सीरीज मतलब समझिए पहला इंडक्टर है, इंडक्टर समझते हैं कॉइल, इंडक्टर बोले तो कॉइल, तो ये पहला इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर, पहले वाले का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, दूसरे वाले का सेल्फ इंडक्टेंस है L2, तो इक्विवेलेंट जो LS आएगा दोनों का टोटल इंडक्टेंस क्या आएगा बोल L1 प्लस L2, इधर एक और होता तो तीसरा होता तो L1 प्लस L2 प्लस L3, ऐसा समझ में आ रहा है, यही अगर लिख दिया मैंने इंडक्टर इन पैरेलल, इंडक्टर इन पैरेलल मतलब ये पहला इंडक्टर है ऐसा, ये दूसरा इंडक्टर है, दोनों से अलग अलग करंट जा रहा है, और प्लीज इंडक्टर जैसा बनाना, ऐसा बना दोगे तो वो रेजिस्टर बन जाएगा प्लीज, ठीक है ना, तो दो इंडक्टर है, दोनों से अलग अलग करंट जा रहा है, दोनों से अलग अलग करंट जा रहा है, इसका इंडक्टेंस L1 इसका इंडक्टेंस L2, तो इन दोनों का टोटल क्या आएगा बोल 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, एक तीसरा भी होता तो इधर प्लस के आगे 1/L3 आ जाता, समझ रहा,
तो ये इंडक्टर इन सीरीज का फॉर्मूला, ये इंडक्टर इन पैरेलल का फॉर्मूला, तो ये भी इधर ऐड कर देता हूँ, ये भी आज नया सीखे। सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा तो एल एस इज इक्वल्स टू एल वन प्लस एल टू, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो एल पी इज इक्वल्स टू, सॉरी, 1 बाय एल पी इज इक्वल्स टू 1 बाय एल वन प्लस 1 बाय एल टू। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। तो कहां तक हो गया अपना, देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 281, उधर पे एक हेडिंग है देख, म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला, उसके ऊपर तक का पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको। ये न्यूमेरिकल, ये दोनों डेरिवेशन एनर्जी की, एनर्जी डेंसिटी की, और ये छोटा सा उधर टॉपिक था, एक इंडक्टर इन सीरीज एंड पैरेलल मिला। तो इसका कोई प्रूफ नहीं आपको, डायरेक्ट याद रखना। तो ये पूरा अपना हो गया। नाउ डायरेक्ट अपने को अभी क्या स्टार्ट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये लिखो, फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा, ठीक है, राइट डाउन। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, सेल्फ इंडक्शन और एनर्जी, है ना, यही चीजें पढ़े। देखो ये जो फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्शन का है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये भी सेल्फ इंडक्शन, एनर्जी डेंसिटी, सेल्फ इंडक्शन। तो अभी तक हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे थे कैपिटल एल यानी कि सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग वेरी न्यू, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिक डिफरेंस क्या है देखो, सेल्फ इंडक्शन में क्या रहता था, अपने पास एक कॉइल होती थी, ध्यान से देखा, एक कॉइल रहती थी, रियोस्टार्ट रहता था यहाँ पे, और बैटरी। एक कॉइल रहती थी, इसमें बहने वाला करंट चेंज होता था, जिसकी वजह से यहीं पर फ्लक्स इंड्यूस होता था, सॉरी ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो इसको अपन क्या बोलते थे, सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल में बहने वाले करंट के चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में इंडक्शन होने का प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलेंगे, यहाँ पर एक कॉइल नहीं रहेगा, यहाँ पर कितने कॉइल रहेंगे, दो। म्यूचुअल कभी भी दो के बीच में होता है, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना, मिनिमम दो के बीच में होता है म्यूचुअल, ठीक है ना। तो इधर बाजू में एक कॉइल और रहेगा, देयर विल बी वन मोर कॉइल, एंड दिस कॉइल विल बी नोन एज सेकेंडरी कॉइल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसमें बैटरी वगैरह नहीं लगाएंगे हम लोग, इसमें सिर्फ हम लोग क्या लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर, ओनली गैल्वेनोमीटर विल बी देयर, जो करंट को सेंस करेगा। तो देखो यही सेम डायग्राम हमने बनाया था जब पहले लेक्चर में हम लोग फराडे के एक्सपेरिमेंट को पढ़ रहे थे, याद है, टू कॉइल एक्सपेरिमेंट में यही डायग्राम हमने बनाया। ये वाला जो कॉइल है पहला वाला, ये क्या कहलाता है बोलो, प्राइमरी कॉइल, और ये वाला जो कॉइल है ये क्या कहलाता है बेटा, सेकेंडरी कॉइल। दिस कॉइल इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। तो अब फंडा कुछ ऐसा है, जैसे ही आप प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन करोगे, यहाँ से एक करंट बहना शुरू होगा, इसको मैं बोलता हूँ आईपी। क्या बोलता बोल, आईपी। आईपी बोले तो करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। तो इसमें से करंट बह रहा है, अब करंट बह रहा है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। किसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, पहले वाले कॉइल के अंदर बहने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और यही मैग्नेटिक फील्ड किसको मिल रही है, देख सेकेंड कॉइल को, किसको मिल रही है बोल, सेकेंड कॉइल को। तो जो लाइंस आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सेकेंड कॉइल के ऊपर मौजूद लाइंस है ना, तो इसको फ्लक्स बोलेंगे। किसका फ्लक्स है, पहले कॉइल का या सेकेंड कॉइल का, सेकेंड कॉइल का। बना पहले कॉइल की वजह से करंट इन द फर्स्ट कॉइल, पर रिसीव कौन कर रहा है इसको, सेकेंड कॉइल ना। तो हम लोग इसको बोलेंगे फ्लक्स ऑफ द सेकेंड कॉइल। क्या बोलेंगे बोल, फ्लक्स ऑफ द सेकेंड कॉइल, या इसको फाई एस बोल सकते हो, फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। क्या बेटा, फ्लक्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं यहाँ का करंट चेंज करूंगा, रियोस्टाट को मूव करके यहाँ का करंट चेंज करूंगा, करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी तो इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। और जब इस कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस वाले कॉइल में हो रहा है, पर कौन से कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से, इसी के नहीं, किसके, बाजू वाले के। तो ऐसे इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बोल, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या था कि भाई जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी कॉइल में बहने वाले करंट के चेंज होने की वजह से, तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलेंगे, किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कब, दूसरे कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो हाउ विल यू डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, द फिनोमिनन in which EMF is
induced in one coil due to changing current in another coil. In it नहीं लिखा, देखें आप यहाँ पे क्या लिखा, another coil is called म्यूचुअल इंडक्शन. इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोल, म्यूचुअल इंडक्शन. तो जब किसी एक कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दूसरे वाले कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन. सर ऐसा लिखते तो चलता क्या, फिनोमिना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल. गलत बात थी क्या, ये बात तो सही है, पर डेफिनेशन आप ऐसा लिखना मत, क्योंकि ये डेफिनेशन फिर इनकम्प्लीट रहेगी. क्यों, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, डोंट वरी. तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं व्हाट इज आईपी ओवर हियर, व्हाट इज आईपी ओवर हियर, टेल मी. करंट इन दी प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल. व्हाट इज फाई एस ओवर हियर, फाई एस क्या है बेटा इधर, फाई एस क्या है इधर, बोल, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू करंट इन प्राइमरी कॉइल. भले से फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का है, पर आया किसकी वजह से, पहले वाले कॉइल के अंदर बहने वाले करंट की वजह से ना. ये तो समझा बेटा, ये तो समझा. अब देखो सेल्फ इंडक्शन निकालने के लिए हमने क्या किए थे, इन दोनों का रिलेशन देखे थे ना, फ्लक्स और करंट का. फर्क सिर्फ इतना था, वहां पे दोनों ही सेम कॉइल के थे, पर यहाँ दोनों अलग अलग कॉइल के. तो म्यूचुअल इंडक्शन निकालने के लिए हम लोग सेम चीज करेंगे. तो ध्यान से देखना, ये जो फाई एस है सेकेंडरी कॉइल में, ध्यान से सुनना बेटा, सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला जो फ्लक्स है, यहाँ लिखता हूं, सेकेंडरी कॉइल में बनने वाला जो फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, प्राइमरी कॉइल में बहने वाले करंट को. सिंपल सी बात है, यहाँ जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फील्ड बनेगी, यहाँ पे फ्लक्स भी उतना ज्यादा आएगा. तो दोनों कैसे रहेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे क्या आएगा, बोल, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा ना. तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको कैपिटल एम से दिखाते, कैपिटल एम से दिखाते, बोल, इससे कैपिटल एम से. नाम है इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या नाम है, बोल, म्यूचुअल इंडक्टेंस. जैसे एक सिंगल कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होता है, वैसे दो कॉइल के बीच में क्या होता है, बोल, म्यूचुअल इंडक्टेंस. एक कॉइल का आप क्या हुआ, घर जा रहा लेके जा, मैं पैदल आऊंगा. जैसे एक सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल, एक सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है एल, ऐसी दो कॉइल के बीच में क्या होता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस. कितना ही गधा होगा वो स्टूडेंट या गधी होगी वो स्टूडेंट जो एक सिंगल कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले. निकाल सकते क्या हम लोग, नहीं. सिंगल कॉइल का हमेशा क्या निकाला जाता है, सेल्फ इंडक्टेंस. दो कॉइल जब आपस में एक दूसरे की विसिनिटी में होते हैं, एक में करंट चेंज हो रहा है दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तब हम लोग क्या निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब मैं बोला बेटा ये कॉइल है, कॉइल बोलो या इंडक्टर बोलो, और मैं बोला इस पे इंडक्टेंस लिखो, इंडक्टेंस. तो आप एल लिखोगे एम लिखोगे, एल लिखोगे एम लिखोगे. एम लिखना यहाँ पर सरासर बेवकूफी हो जाएगी ना. दूसरा कॉइल कहाँ इधर, म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा क्या, नहीं, क्या आएगा इधर, एल है. तो यहाँ से पूरे फिजिक्स में आगे जब भी आप एक सिंगल कॉइल लिखोगे ना, तो वहां पर एल जब लिखा रहेगा तो उसको हम लोग इंडक्टेंस ही बोलेंगे. तो ये बात अंडरस्टूड है. वो कौन सा इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है. म्यूचुअल इंडक्टेंस जो उसको माने वो गधा है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस कभी भी एक सिंगल कॉइल का नहीं होता है. इट इज ऑलवेज स्टडीड बिटवीन टू कॉइल्स इन द विसिनिटी ऑफ ईच अदर. एक कॉइल में करंट चेंज होगा और दूसरे में इंडक्शन होगा. तो एक सिंगल कॉइल पे जब इंडक्टेंस लिखा होगा तो इट इज अंडरस्टूड इट विल ऑलवेज बी सेल्फ इंडक्टेंस, एल रहेगा हमेशा. एक सिंगल कॉइल पे आप कभी भी ऐसा नहीं हाँ बोले देखो सर ये इंडक्टेंस है, सर ये भी तो इंडक्टेंस ही ना, क्यों गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, समझा. फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस यू नीड टू कॉइल. समझा अच्छे से. तो पहली बात ये समझना सबको, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ से आया, ये समझा. तो सर म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल के, अभी निकाल के जरा रुको थोड़ा सा, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी बात मैंने आधी अधूरी की, अब बात को कंप्लीट करते हैं. मैंने यहाँ पर बोला था कि वन कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द सेकंड कॉइल, सही है. पर मैंने बोला था अगर आप ऐसा लिखोगे कि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, बात सही है लेकिन अधूरी है, कंप्लीट नहीं. क्यों अधूरी, अब जरा वो समझते हैं. यहाँ पर कंटिन्यूअसली करंट क्या हो रहा है, बोल, चेंज हो रहा है. चेंज करे ना इधर करंट, तभी तो इंडक्शन होगा, वरना नहीं होगा. यहाँ पर कंटिन्यूअसली करंट क्या हो रहा है, चेंज. यहाँ का करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है. यहाँ का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इधर भी तो ईएमएफ बनेगा ना. ईएमएफ बनेगा मतलब करंट बनेगा.
ईएमएफ बनेगा मतलब करंट बनेगा। तो इधर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या इधर जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलेंगे बोल, करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो व्हाट इज आईएस ओवर हियर, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। ये क्या हमने प्रोवाइड किया इसको, ये क्या बैटरी के जरिए दिए क्या, ये कहां से आया इसमें, इंडक्शन के जरिए, ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस हुआ ये करंट इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, ये करंट था तो इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, तो ये क्या करंट नहीं है क्या, ये भी तो करंट है ना, ये भी अपनी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो समझो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये बन रही है, ये ब्लैक वाली इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स, इसके फ्लक्स में कौन रखा हुआ है, पहला वाला कॉइल, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फाई पी। फाई पी बोले तो फ्लक्स, फ्लक्स ध्यान से देखा, फ्लक्स ऑफ कौन सा कॉइल, प्राइमरी कॉइल ड्यू टू करंट इन सेकेंडरी। बात समझ में आई कुछ, बात समझ में आई कुछ बेटा। जिस तरह इसमें से करंट बह रहा था तो ये फ्लक्स बना रहा था जिसमें ये रखा हुआ था, तो जब इधर करंट इंड्यूस होगा तो वो भी तो है करंट ही ना, वो भी फील्ड और फ्लक्स बनाएगा और उसके फ्लक्स में ये रखा हुआ रहेगा। तभी तो हम लोग म्यूचुअल बोल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के करंट की वजह से बनने वाले फ्लक्स में रखे हुए हैं। प्राइमरी कॉइल के करंट की वजह से बनने वाले फ्लक्स में सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है, और सेकेंडरी कॉइल में बनने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसमें प्राइमरी कॉइल रखा है। दोनों एक दूसरे के फ्लक्स में बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल वर्ड यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, म्यूचुअल। दो दोस्त है, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सामने वाला समझ लेता है, लेकिन सामने वाले की बात मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो इसको आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलोगे, इसको आप खाली अंडरस्टैंडिंग बोलोगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कब बोलोगे, मेरी बातें उसको समझ में, उसकी बातें मेरे को समझ में, हम दोनों एक दूसरे के मेंटालिटी को समझ रहे, तब बोलेंगे कि दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। म्यूचुअल वर्ड तभी यूज होता है जब दोनों में कोई चीज कॉमन हो। फेसबुक पे लिख के आता है ना म्यूचुअल फ्रेंड, इंस्टा पे लिख के आता है म्यूचुअल फॉलोअर, ऐसा लिख के आता है, म्यूचुअल लिख के आता है। देखो आप दो दोस्त हो, फेसबुक पे ये मेरा भी दोस्त है, ये आपका भी दोस्त है, तो जो बीच वाला बंदा है ये हम दोनों का क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड है, क्योंकि वो आपका भी दोस्त है और मेरा भी। म्यूचुअल तभी होता है जब दोनों के लिए एक चीज कॉमन हो, तो यहाँ दोनों के लिए एक चीज कॉमन है। पहले वाले कॉइल में जो करंट बह रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स बन रहा है उसमें दूसरा कॉइल रखा हुआ है, और दूसरे वाले कॉइल में जो करंट बह रहा है उसकी वजह से जो फ्लक्स बह रहा बन रहा है उसमें पहला कॉइल रखा है। दोनों एक दूसरे के फ्लक्स में बैठे हुए हैं, सबको समझ में अच्छे से। अब मेरे को एक बात बताना, क्या ये करंट कांस्टेंट था, नहीं, चेंज हो रहा था। तो ये करंट चेंज हो रहा था तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। अब क्या इसका फ्लक्स रुका हुआ है क्या, वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है ना, तो इसमें इंड्यूस होने वाला करंट भी कैसा होगा, कंटिन्यूअसली बदल, तो ये करंट भी तो बदल ही रहा है ना, ये करंट भी बदल रहा है, तो बोलो ये करंट भी बदल रहा है तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा, तो इसमें भी एक क्या होगा बोल, ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी वजह से। तो इसमें भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस किया है और इसमें भी इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस है, दोनों ने एक दूसरे के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। इसीलिए मैं बोला था अगर आप इधर सेकेंडरी प्राइमरी लिख दोगे तो बात क्या हो जाएगी, अधूरी। खाली सेकेंडरी में इंडक्शन नहीं हो रहा है प्राइमरी की वजह से, प्राइमरी में भी इंडक्शन हो रहा है सेकेंडरी की वजह से। इधर हमने इसीलिए डेफिनेशन को आसान रखने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी को क्विट कर दिया, ये बोल दिया कि एक में इंडक्शन हो रहा है दूसरे की वजह से, बात खत्म। प्राइमरी सेकेंडरी का फंडा ही मत लेके आओ उधर, समझ आ रहा अच्छे से। तो मेरे को एक बात बताओ, जिस तरह ये सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी के करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, उसी तरह प्राइमरी का फ्लक्स किसके करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेकेंडरी के। तो यहाँ बाजू में लिख रहा हूं, देखना, फ्लक्स इन द प्राइमरी will be directly proportional to, tell me, flux in the primary will be directly proportional to current in the secondary। proportionality का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट, और यहाँ पे भी जो कांस्टेंट आएगा वो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे वो फॉर्मूला यूज करो, दोनों केस में जो फॉर्मूला आएगा एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए फिक्स रहेगी, जो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका, क्योंकि वो दोनों का है, किसी एक का नहीं, समझ रहा है। तो मुझे बताना यहाँ से एम का फॉर्मूला क्या मिलेगा, फिर एक फॉर्मूला आएगा, दो फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला आएगा, दो फॉर्मूला आएगा, दो फॉर्मूला आएगा। पहला फॉर्मूला यहाँ से मिलेगा, देख क्या आएगा, बोल बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल, फाई एस बाय आई पी। एक फॉर्मूला और आएगा यहाँ से, देख क्या बोल, फाई पी बाय आई एस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब जरा याद करो सेल्फ इंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या था, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था फाई बाय आई, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला था फाई बाय आई। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखते हैं, फ्लक्स लिंक विद द सर्किट पर यूनिट करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट, या इन इट, उसी में बहने वाला करंट, करेक्ट है। यहां पर क्या आएगा, देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल पर यूनिट करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। इन इट नहीं लिखेंगे,
प्राइमरी कॉइल, या फिर और क्या लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल पर यूनिट करंट इन दी सेकेंडरी कॉइल। एक काम करते हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी से बच ही जाते हैं, सीधा क्या लिखेंगे, फ्लक्स इन वन कॉइल पर यूनिट करंट इन दी अनदर कॉइल। समझ रहे? तो यहां से आपको फ्लक्स का सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन मिलेगा, पहला डेफिनेशन ना, एक डेफिनेशन अभी और निकाल, यहां से पहला डेफिनेशन मिलेगा, क्या मिलेगा देख, रेशियो ऑफ, बोलना, रेशियो ऑफ फ्लक्स इन वन कॉइल एंड, या फिर टू दी करंट इन अनदर कॉइल, करंट इन अनदर कॉइल, फ्लक्स इन वन कॉइल या फिर करंट इन अनदर कॉइल। समझा? अंडरलाइन करो डेफिनेशन। टेक्स्ट बुक में आओ, मैं कहाँ रख दिया रे वो पतली वाली टेक्स्ट बुक, इधर दिखा। अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर हेडिंग देख, अल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला, उसमें हेंस के आगे द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्किट या टू कॉइल भी लिख सकते हो, टू लिखा होता है देख, टू। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा कितने कॉइल के लिए निकाला जाता है, दो कॉइल के लिए। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल या फिर टू सर्किट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन सर्किट, या उधर और क्या लिख सकते हो, वन कॉइल भी लिख सकते हो, वन सर्किट पर यूनिट करंट इन दी अदर सर्किट। जिस सर्किट का फ्लक्स ले रहे हो उस सर्किट का करंट ले सकते हो क्या, नहीं, करंट दूसरे सर्किट के लेना पड़ेगा। सबको एकदम अच्छे से समझा? तो ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पर एक साथ आपको तीन फॉर्मूला दिया, यहाँ पर एक साथ आपको तीन फॉर्मूला दिया, सेकेंडरी के फ्लक्स का, प्राइमरी के फ्लक्स का और म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो यहाँ पर लिखते हैं इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला सेम है रे, ध्यान दिया, जैसे फाई का फॉर्मूला था एल आई, वैसे ही फाई का फॉर्मूला है एम आई, एल की जगह क्या आ गया एम। बस फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है, अगर सेकेंडरी का फ्लक्स निकालोगे तो प्राइमरी का करंट लोगे, और प्राइमरी का फ्लक्स निकालोगे तो सेकेंडरी का करंट। और जैसे एल का फॉर्मूला था फाई बाय आई, वैसे ही एम का भी फॉर्मूला है फाई बाय आई। बस फर्क सिर्फ इतना है, अगर सेकेंडरी का फ्लक्स लोगे तो प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का फ्लक्स लोगे तो सेकेंडरी का। आई होप यू विल रिमेंबर, याद रहेगा सबको अच्छे से। अब सेकंड डेफिनेशन निकालते हो, सेकंड डेफिनेशन के लिए जैसे यहाँ पर ईएमएफ को लेके आए थे पिक्चर में, वैसे यहाँ पे भी लेके आते हैं ईएमएफ को पिक्चर में। व्हाट इज ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइनस डी फाई बाय डी टी। तो अब इधर फाई दो दो है, सेकेंडरी का भी है प्राइमरी का भी, किसका लेना है, तो लेट से मैं सेकेंडरी का लेता हूँ, किसका लेता हूँ बोल, सेकेंडरी का। तो इधर क्या आएगा बोल, डी फाई एस बाय डी टी, तो माइनस ऐसी रहते, डी बाई डी टी ऐसी रहते। फाई एस का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, टेल मी क्या है, एम इंटू आई पी, एम इंटू आई पी, एम कॉन्स्टेंट है, कहाँ आ जाएगा बोल, बाहर आ जाए, तो माइनस एम डी आई पी बाय डी टी। नोटिस कर रहे हो फॉर्मूला अभी भी सेम है, फॉर्मूला अभी भी सेम है। यहाँ पर फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ भी फॉर्मूला E इज इक्वल टू एल की जगह क्या आ गया है एम। दी ओनली डिफरेंस इज, अगर ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल का इंडक्शन वाला देख रहे हो, सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ आ रहा है, तो करंट किसका लेंगे, प्राइमरी कॉइल, तो करंट किसका लेंगे बोल। तो थोड़ा सा अपना मगज इस्तेमाल करो और बताओ प्राइमरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, माइनस एम, बोलना, डी आई एच बाई डी टी। समझ गया, घुस गया भेजे में, है ना, समझा अच्छे से। यहाँ से मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या आएगा बोल, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा, डी आई पी बाई डी टी, इसको भी मैग्नीट्यूड में लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो एम का फॉर्मूला क्या है बोल, एम का फॉर्मूला क्या है, ई बाय डी आई पी बाई डी टी, पर ये ई कौन सा है, सेकेंडरी कॉइल का है, किसका है बोल, सेकेंडरी कॉइल का, सेकेंडरी का इंडक्शन देख रहे हैं ना हम लोग, तभी तो फाइव सेकेंडरी का लिए, ठीक है ना। तो एम का एक और फॉर्मूला क्या गया देख, ई एस बाय डी पी बाय डी आई पी बाय डी टी। तो कैसा डिफाइन करोगे बोल, कैसा डिफाइन करोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज EMF induced in the secondary coil per unit rate of change of current in the primary coil, or else what you can write, बताओ और क्या लिख सकते हो बोल, और क्या लिख सकते हो, ES की और क्या लिख सकते हो, EP, और इधर क्या आ जाएगा, DIS by dt। समझ में आ रहा अच्छे से, समझ में आ रहा अच्छे से। तो यहाँ से और फॉर्मूला मिल गया देख, M इज इक्वल्स टू ES बाय DIP बाय DT, या फिर EP बाय बोलो DIS बाय DT। तो इस डेफिनेशन में भी अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी से बचना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ईएमएफ इंड्यूस इन वन कॉइल पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी अनदर कॉइल। तो सेकंड डेफिनेशन क्या आ रही है देखो, सेकंड डेफिनेशन क्या आ रही है देखो, रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन वन कॉइल टू दी
रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अनदर कॉइल। समझा? तो सेकंड डेफिनेशन हो गई। इसको भी अंडरलाइन करो, सेकंड डेफिनेशन को अंडरलाइन द सेकंड डेफिनेशन। ये इधर नीचे है येलो बॉक्स के ऊपर। हेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन द प्राइमरी सर्किट। उसने ये वाला डेफिनेशन यूज किया। आप उसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हो? ऐसे। समझ रहे? सेकेंडरी की जगह क्या लिखोगे? वन सर्किट, और प्राइमरी की जगह क्या लिखोगे? अनदर सर्किट। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कितनी डेफिनेशन होगी बोल? कितनी डेफिनेशन होगी बोल? दो। समझ में आ रहा है अच्छे से? या तो इधर वन और इधर अनदर लिखो, या तो इधर वन इधर अनदर लिखो, या फिर इधर सेकेंडरी इधर प्राइमरी, या फिर इधर प्राइमरी इधर सेकेंडरी। तो तीन डेफिनेशन बनती है। तीन डेफिनेशन देख, ये वन अनदर, वन अनदर, इधर भी देख, वन अनदर। तो ये डेफिनेशन ऐसे भी चलेगी। द फिनोमिना इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल, या फिर द फिनोमिना इन विच ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। सेम इधर भी, द रेशियो ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, या फिर रेशियो ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सेम इधर भी, रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल to the rate of change of current in the secondary coil, या फिर ratio of EMF induced in the secondary coil to the rate of change of current in the primary। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। एक जगह वन रहेगा तो दूसरी जगह अनदर रहेगा, या फिर एक जगह प्राइमरी है तो दूसरी जगह सेकेंडरी रहेगा, या फिर एक जगह सेकेंडरी है तो दूसरी जगह प्राइमरी रहेगा। समझा अच्छे से? ये सब ना आपको एंट्रेंस में कंफ्यूज करता है कि ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी रहेगा, कि ये सेकेंडरी है तो ये कौन सा सही है, ढूंढ के बताओ कौन सा सही है। ऐसा लिखा रहेगा डेफिनेशन, और उतना भी कुछ मुश्किल नहीं, सिंपल है। एक प्राइमरी ले रहे तो दूसरा सेकेंडरी लेना है। फ्लक्स प्राइमरी का लिए तो करंट सेकेंडरी, ईएमएफ प्राइमरी का लिए तो ईएमएफ प्राइमरी का लिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेकेंडरी। इतना सिंपल से, इतनी सिंपल चीज भी नहीं समझ रही तो समझ में आ रहा अच्छे से? ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक फिनिश। एकदम अच्छे से समझा? किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। अच्छे से समझा बेटा? अच्छा यूनिट क्या रहेगी इसके बोल? यूनिट क्या रहेगी? सेम ही रहेगी ना। ये देख, इसका फॉर्मूला क्या था? ई बाई डी आई बाई डी टी। इसका भी फॉर्मूला क्या? ई बाई डी आई बाई डी टी। तो अगर इसका यूनिट हेनरी था तो इसका भी यूनिट क्या रहेगा? हेनरी। सिंपल सिंपल सिंपल। एम का डेफिनेशन है अपने पास, पहले लिखता हूं इधर, एसआई यूनिट ऑफ एम। एसआई यूनिट ऑफ एम। देख, एम का फॉर्मूला है अपने पास ई एस बाय डी आई पी बाई डी टी। एक ही फॉर्मूला लिख रहा हूं, यूनिट निकालने के लिए एक ही काफी है। ई एस की जगह पर क्या आएगा बोल? वोल्ट, है ना। डी आई बाई डी टी की जगह पे एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसी का ही दूसरा नाम क्या लिखे थे हमने? हेनरी। तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस को भी हेनरी में नापते हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हेनरी में नापते हैं। तो डायमेंशन भी क्या रहेगी? सेम। तो ये तो सेम डायमेंशन यहाँ पे लिख देना। एम का डायमेंशन, एल का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम रहता है। एल वाला डायमेंशन उठा के यहाँ पे लिख देना। समझा? तो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम उसने किया, यहाँ पे एक काम उसने एक्स्ट्रा किया है। क्या पता है? यहाँ पर उसने ना 1 हेनरी का डेफिनेशन लिखा है। किसका डेफिनेशन लिखा है? 1 हेनरी। इधर देख, एम का फॉर्मूला क्या है? ई एच बाय डी आई पी बाई डी टी। समझो ई एच का वैल्यू है 1 वोल्ट। ई एच कितना है बोल? 1 वोल्ट। ई एच का वैल्यू है 1 वोल्ट, और डी आई पी बाई डी टी है 1 एम्पियर पर सेकेंड। डी आई पी बाई डी टी, आई पी बाई डी टी, उधरी बढ़े। डी आई पी बाई डी टी क्या है बोल? 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो मुझे बताना एम की वैल्यू कितनी रहेगी फिर? 1 हेनरी। एम कितना रहेगा बोल? 1 हेनरी। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर पर सेकेंड, और इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उस वक्त दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना रहेगा? 1 हेनरी। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर है और प्राइमरी कॉइल में 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो उस वक्त दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना रहेगा? 1 हेनरी। या फिर सिंपल रखेंगे, इसको सिंपल रखेंगे, इफ इन वन कॉइल द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड इन द सेकेंड कॉइल 1 वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल इज 1 हेनरी। समझा? तो आपसे ये भी पूछ सकता है डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी, तो इसका डेफिनेशन दिया आपको, अंडरलाइन कर लो। डेफिनेशन दिया हुआ, अंडरलाइन कर लो। एक यहाँ पे ये पिंक बॉक्स के ऊपर पेज नंबर 283।
if corresponding to 1 ampere per second rate of change of current in the primary circuit, the induced EMF produced in the secondary circuit is 1 volt, then the mutual inductance of the two circuit is 1 Henry. अच्छा, उधर पे भी प्राइमरी सेकेंडरी दिख रहा है, और क्या कह सकते हो इसको, ऊपर सेकेंडरी नीचे प्राइमरी भी कर सकते हो, या फिर एक में वन और दूसरे में अनदर भी कर सकते हो। तो चाहिए तो दोनों वर्ड को अंडरलाइन कर लो। समझ रहे, समझ में आया अच्छे से सबको? तो यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का टॉपिक खत्म हो गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। अब उसके ऊपर बेस अपने को एक न्यूमेरिकल दिया है 12.9, 12.9 में अपने को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो वायरलेस चार्जिंग का न्यूमेरिकल है। तो उसके लिए मुझे पहले आपको वायरलेस चार्जिंग समझानी पड़ेगी, तो यहाँ से ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वायरलेस चार्जिंग वाला न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर सिर्फ 2 टॉपिक बचे चैप्टर में, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा अच्छे से? सिर्फ 2 टॉपिक बचा है, तो वो एक न्यूमेरिकल और 2 टॉपिक और एक्सरसाइज के बचे कुछ न्यूमेरिकल। समझ में आ रहा अच्छे से? इसको लिखो, देन यू कैन टेक ब्रेक। इसको जब भी लिख के होगा मेरे को नहीं मालूम, 7 बजे तक सबको ब्रेक में, ब्रेक खत्म करके आ जाए। कितना बजे तक? 7 बजे, 6:30 भी नहीं हुआ है, लिखो।